तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसरो का चंद्रयान मिशन, उसके क्या चैलेंजेस हैं, हाउ इसरो सेव्स फ्यूल एंड कॉस्ट एज कम्पेयर टू नासा और रॉसकॉस्मोस एंड अदर स्पेस एजेंसीज। और हम डिस्कस करेंगे इसके साथ ही चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में और लूना 25 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज़ इट चैलेंजिंग टू गो टू द मून। तो चलिए देखते हैं मून आखिर कितना दूर है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मून क्योंकि हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, और ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। तो ये है एक इमेज जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स, प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और मून का साइज कंपैरिजन किया गया है। तो अब इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मून प्लूटो से तो बड़ा है, लेकिन मरकरी से छोटा है। इसके बाद सीक्वेंस में आते हैं मार्स, वीनस, अर्थ, नेपट्टून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेपट्टून, यूरेनस जो कि आइस जायंट्स हैं, और सैटर्न, जुपिटर जो कि गैस जायंट्स है, उसके साइज के कंपैरिजन में अर्थ और मून कितने छोटे हैं। इवन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो साइज डिफरेंस इज ह्यूज। अब बात करते हैं मून और अर्थ के डिस्टेंस के बीच बारे में। आखिर वही तो हमारा क्वेश्चन था। तो किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है अराउंड अराउंड दी मेन ऑब्जेक्ट, तो वो एलिप्टिकल होता है, जो कि केपलर ने प्रूव किया था। आ, और एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वुड बी डिफरेंट, डिस्टेंस फ्रॉम फोकल फोकस वुड बी डिफरेंट। तो ऑब्वियसली एलिप्टिकल पाथ है, तो एक एक पॉइंट होगा जिस पे क्लोजेस्ट होगा वो ऑब्जेक्ट, और दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जिस पे फारदेस्ट होगा। क्लोजेस्ट पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी। इस पॉइंट पे डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 3,63,000 किलोमीटर्स। और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं अपोजी, जिस पे 4,06,000 किलोमीटर दूर है। तो आखिर ये डिस्टेंस कितना है? ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं जो कि इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है। तो आखिर ये अपोजी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है आखिर है कितना, ये आपके मन में एक क्वेश्चन होगा। इसका इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि ये इतना डिस्टेंस है कि हमने जो इस इमेज में सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, इनको लाइन से अगर आप खड़ा कर दें तो भी थोड़ी जगह बच जाएगी। यकीन नहीं होता तो इस इमेज को देखिए। ये मून और अर्थ के अपोजिट पोजीशन का डिस्टेंस है। आप क्लियरली देख सकते हैं दिस टू एक्चुअल स्केल। तो आप देख सकते हैं कि इन सब ऑब्जेक्ट्स को लाइन से खड़ा करने के बाद भी थोड़ी गैप बच गई है। तो मून अर्थ से उतना पास नहीं है जितना हम समझते हैं। मून इज स्टिल अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम अर्थ। इवन दो हमसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंस काफ़ी दूर है। सेकेंड फैक्टर इज कॉस्ट एंड फ्यूल लिमिटेशन। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं नासा का बजट इज़ ह्यूज, $19 बिलियन। ऑन द अदर हैंड इसरो का बजट इज़ 1.4 बिलियन। इतने कम बजट में भी इसरो इज़ मोर एफिशिएंट देन ऑल द अदर स्पेस एजेंसीज। It's not fair to compare the achievements of NASA and ISRO. NASA की टेक्नोलॉजी, उसके पावरफुल रॉकेट्स की बात करें तो नासा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड वी कैन नॉट कंपेयर नासा वर्सेस इसरो। नासा ने जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है इन स्पेस एजेंसी इज़ इनक्रेडिबल।
नासा इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक बनाया हुआ ऑब्जेक्ट Voyager 1 and Voyager 2 is out of the interstellar space. इसरो की अपनी खुद की अचीवमेंट्स है, लेकिन लेट्स नॉट कंपेयर दीज टू. तो यहाँ पर हम कॉस्ट और फ्यूल लिमिटेशन की बात कर रहे थे. तो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ इसरो सेव्स फ्यूल. तो ये है नासा का मिशन. इसके लिए हमको देखना होगा कि नासा जो कि इतने कम दिनों में मून तक पहुंच जाता है, नासा टेक्स अराउंड 3 to 5 days टू रीच मून. तो वो कैसे कर पाता है? ऑन द अदर हैंड इंडिया इज टेकिंग 40 days. तो आखिर ये डिफरेंस क्यों? इसका एक रीज़न है, नासा यूजेस स्ट्रेट पाथ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ. तो इसे बोलते हैं ट्रांसलूनर इंजेक्शन, डायरेक्ट ट्रांसलूनर इंजेक्शन, जिसमें अर्थ से लॉन्च होके रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट डायरेक्ट मून की ऑर्बिट में की तरफ ट्रांजिशन करता है और फिर मून से अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करके वापस अर्थ की तरफ आ जाता है. दिस इज इमेज ऑफ आर्टेमिस 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसरो कैसे कॉस्ट और फ्यूल सेव करता है? तो इसका आंसर है ग्रेविटी असिस्ट. इसरो ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके अर्थ की थोड़ी सी एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी स्पीड इंक्रीज करता है. दिस इज हाउ ग्रेविटी असिस्ट वर्क्स. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. इसमें आप देख सकते हैं ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि अपने होस्ट ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये अर्थ है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या फिर लेट्स से जुपिटर है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी. तो लेकिन मास के साथ हमें ये भी देखना होगा कि उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है. अगर बड़ा मास है और वेलोसिटी हाई है तो उस केस में ज़्यादा ग्रेविटी असिस्ट मिलेगा. तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि फॉरवर्ड मोशन कर रहा है उसे हम अगर पीछे से अप्रोच करें तो हमें स्पीड में गेन होगा, और अगर हम आगे से अप्रोच करें तो स्पीड में लॉस होगा. तो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज डिसेलरेशन और ब्रेकिंग. तो ग्रेविटी असिस्ट से हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मोस्टली ये एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन मून मिशन के लिए हम ग्रेविटी असिस्ट का यूज़ बोथ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग के लिए करेंगे. वो हम देखेंगे कमिंग स्लाइड में. तो बेसिकली चंद्रयान अर्थ को पीछे से अप्रोच करता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाता है. सिमिलरली वोएजर की बात करें तो उसने जुपिटर से ग्रेविटी असिस्ट किया था. तो दिस वी इन अब जुपिटर क्योंकि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी खुद की एक स्पीड है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो उससे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो ड्यूरिंग दैट अट्रैक्शन इट इम्पार्ट्स इट्स ओन स्पीड. वो अपनी खुद की स्पीड भी उसे ट्रांसफ़र कर देता है, और इसी कारण पीछे से अप्रोच करने में ग्रेविटी असिस्ट स्पीड गेन की ओर ले जाता है. तो ये था ग्रेविटी असिस्ट. अब बात करते हैं चंद्रयान मिशन की. तो चंद्रयान 1 वॉज अ सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस. उसका मेन मिशन था मून की 3D मैपिंग करना और वाटर के ट्रेसेस आइडेंटिफाई करना. उसमें 11 पेलोड्स थे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप, USA एंड बुल्गारिया.
एक इंस्ट्रूमेंट था मून मिनरोलॉजी मैपर, जिसके रिजल्ट्स राइट में हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी टू फाइंड ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ ब्लू में है जो कि क्लियरली दिख रही है, और रेड में हाइड्रोक्साइल एब्जॉर्प्शन। सो चंद्रयान 1 ने आइडेंटिफाई किया था पॉसिबल ट्रेसेस ऑफ वाटर, पॉसिबली प्रेजेंस ऑफ इवन वाटर आइस, और इसी कारण से चंद्रयान 2 मिशन प्लान किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन followed this trajectory. This is the trajectory we were talking about. तो इस ट्रेजेक्टरी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम ग्रेविटी असिस्ट का यूज़ कर रहे हैं बोथ फॉर एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। अर्थ से जब वो लॉन्च होता है तो वी आर ट्राइंग टू गेन स्पीड, राइट। वी आर ट्राइंग टू गेन स्पीड ताकि हम जल्दी पहुंच पाएँ। तो हम अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए वो अर्थ को पीछे से अप्रोच करता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अज्यूम करिए ये इस प्लेन में है जो कि सोलर सिस्टम का प्लेन है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम अर्थ को पीछे से अप्रोच करेंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेट करना है, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम ऑर्बिट को बड़ा कर रहे हैं। तो थ्रू ए ग्रेविटी असिस्ट एंड फायरिंग ऑफ इंजन्स वी आर एबल टू इंक्रीज द ऑर्बिट। हम धीरे धीरे ऑर्बिट को इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेविटी असिस्ट और इंजन फायरिंग की मदद से। उसके बाद हम जाते हैं ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में। जब हमें सफिशिएंट स्पीड मिल जाती है तो हम फिर अगेन इंजन फायरिंग की मदद से ट्रांसलूनर इंजेक्शन ऑर्बिट में जाते हैं। फिर हम मून की ऑर्बिट में एंटर करते हैं। अब मून को अप्रोच करने के अगेन दो ऑप्शन थे, या तो हम उसे आगे से अप्रोच करते या पीछे से। पीछे से अप्रोच करने पे स्पीड इंक्रीज़ होती, लेकिन लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हम मून पे लैंड करना चाहते हैं और लैंडिंग के लिए हमें स्पीड को डिक्रीज़ करना होगी। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव स्पीड इंक्रीज़ करना नहीं है जो कि पहले था। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है स्पीड डिक्रीज़ करना, विच मीन्स हम मून को आगे से अप्रोच करेंगे। और इसीलिए ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो होके हम धीरे धीरे ऑर्बिट को रिड्यूस करते हैं, और फिर फाइनली ये जो ग्रीन ट्रेजेक्ट्री है वो है हमारे विक्रम लैंडर की। चंद्रयान में 3 मेन कंपोनेंट्स है। चंद्रयान जो कि ऑर्बिटर था, चंद्रयान का ऑर्बिटर, उसके बाद विक्रम लैंडर, और विक्रम लैंडर के अंदर है प्रज्ञान रोवर। तो हमारा मेन मिशन है रोवर को मून की सरफेस लैंड करवाना और 14 डेज का मिशन करना, जिसमें हम साउथ पोल को एनालाइज करेंगे और वाटर के ट्रेसेस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू डिस्कवर वाटर इन साउथ पोल। तो ये था चंद्रयान 2, जो कि पार्शली सक्सेस था। काफ़ी लोग बोलते हैं इट्स अ फेलियर, बट इट्स नॉट, इट वॉज अ पार्शल सक्सेस, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 में 3 ऑब्जेक्ट्स थे। उसका एक ऑब्जेक्ट था ऑर्बिटर जो कि आज भी मून के ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और इसी कारण हमें चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके फेलियर के रीजंस को समझने पहले हमें इसके फेजेस, फाइनल फेजेस को समझना पड़ेगा। तो इसके 3 फेज थे: रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड होल्ड एंड फाइन ब्रेकिंग। विक्रम लैंडर इन 3 फेजेस को पार करके फाइनली लैंड करने की कोशिश में था। उसने फर्स्ट 2 फेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट करके थर्ड फेज में एंटर किया था, और थर्ड फेज में फाइनली वो फेल हुआ था। फेल होने के 3 मेन रीजंस थे: एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, सेकेंड था रोटेशन रेट लिमिट। तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी स्पेस मिशन, जब कोई भी एक स्पेस एजेंसी करती है तो उससे पहले वो काफ़ी इटरेशंस करती है यूजिंग सिमुलेशन। सिमुलेशन इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू वो अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो सिमुलेशन के थ्रू जो रिजल्ट्स आते हैं उससे वो अपने कोड को फाइन ट्यून करते हैं और फाइनली उसे डिप्लॉय करते हैं।
तो जो रिजल्ट्स, जो भी लिमिटेशंस और जो भी कंस्ट्रेंट्स हम डालते हैं, वो उसका उसका बेसिस होता है सिमुलेशन। तो इसरो ने सिमुलेशन की, ऑब्वियसली उसने काफ़ी इटरेशंस किए होंगे और फाइनली उसे एक सिमुलेशन से एक रोटेशन रेट लिमिट मिली जो कि 10 डिग्री पर सेकेंड की थी। तो मोस्ट ऑफ द रोटेशंस वर विद इन 10 डिग्री। तो उन्होंने ये एक लिमिट अप्लाई कर दी जो कि एक फेलियर का रीज़न बन गया फाइनली। लेकिन इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग। फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप। फेलियर लीड्स टू सक्सेस। फेलियर से सीख कर ही हम अपने अपकमिंग मिशंस में इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इसरो ने किया। तो रोटेशन रेट लिमिट थी 10 डिग्री पर सेकेंड एंड हमारा टारगेट एरिया was स्मॉल, सो 500 मीटर क्रॉस 500 मीटर। और ये भी एक रीज़न था। ये 3 रीज़न हाईलाइट किए थे इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ एक लेक्चर में यूनिवर्सिटी के। तो ये था मेन रीजंस। एंड विक्रम फाइनली जो लास्ट मोमेंट था उसमें वो टिल्ट हो गया था 410 डिग्रीज इंस्टेड ऑफ 55 डिग्री विच वाज प्लान। और इसरो कांटेक्ट लूज कर गया था व्हेन चंद्रयान वाज विक्रम लैंडर वाज 400 मीटर अवे फ्रॉम द लैंडिंग सरफेस। इट वाज अ पार्शियल सक्सेस, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हम फेलियर से सीख कर आगे इम्प्रूव करें। तो इन गलतियों से सीख के इसरो ने इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं अपने चंद्रयान 3 मिशन में। उसने रोटेशन रेट लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया है और टारगेट एरिया को भी इंक्रीज़ कर दिया है। और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस। प्लस लैंडिंग के लिए जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उसको इम्प्रूव किया है एंड लॉजिक को इम्प्रूव किया है। तो होपफुली इट विल बी अ सक्सेस दिस टाइम। दिस वॉज द फाइनल ट्रेजेक्ट्री, फाइन ब्रेकिंग फेज, लास्ट फेज। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डेविएशन दिख रहा है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लाइन। और इस इमेज को ध्यान रखिए, सिमिलर इमेज हम देखेंगे चंद्रयान 3 के लिए भी। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये टॉलरेंस है। रेड इज़ द डिज़ायर्ड ट्रेजेक्ट्री एंड ग्रीन इज़ द एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ये टॉलरेंस के अंदर ही हम ग्रीन लाइन को रख पाएँ और फाइनली लैंड करें एट ज़ीरो एल्टीट्यूड। We lost contact around 400 meters, but it's a part of failure is a part of progress. तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 3, इसरो अपनी गलतियों से सीखा, उसने हार नहीं मानी, उसने नेक्स्ट मिशन प्लान किया आफ्टर रिगरस एनालिसिस एंड चेंजेस। और इस बार उन्होंने, जैसे कि चेयरमैन ने बोला है कि दे हैव गॉन फॉर अ फेलियर ड्रिवन अप्रोच। उन्होंने फेलियर से सीख के, लास्ट टाइम इट वाज अ सक्सेस ड्रिवन अप्रोच, लेकिन इस बार फेलियर ड्रिवन अप्रोच विच वुड बी आई थिंक मोर इफेक्टिव। उसका मतलब ये है, फेलियर ड्रिवन अप्रोच मीन्स फेलियर से सीख के सारे पॉसिबल ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जो उनके हिसाब से फेलियर का कारण बन सकते हैं। तो टाइमलाइन देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन। इस बार क्योंकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर सक्सेसफुल था तो हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, तो कॉस्ट रिड्यूस हुई है। हमने रोवर भेजा है और लैंडर भेजा है। जुलाई 6 को इसरो ने अनाउंस किया दैट चंद्रयान 3 मिशन विल बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 14 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। जुलाई 14 के लिए उन्होंने जुलाई 6 को ही अपने रॉकेट को ट्रांसफ़र किया टू लॉन्च पैड। जुलाई 7 सक्सेसफुली इलेक्ट्रिकल टेस्ट कंप्लीट करे। फिर 24 आवर्स का एक लॉन्च रिहर्सल हुआ जुलाई 11 को, जिसमें उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट केस सिमुलेट किए। बस फ्यूलिंग ऑन नहीं की, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 फाइनली लॉन्च होता है जुलाई 14 को, जो कि एक बहुत प्राउड मोमेंट था फॉर एवरी इंडियन।
and even for any space enthusiast. और फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर सक्सेसफुल हुआ जुलाई 17 को सेकेंड ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर सक्सेसफुल हुआ, फोर्थ ऑर्बिट जुलाई 22, जो कि हम पिछली इमेजेस में आप याद करेंगे तो अर्थ के अराउंड मल्टीपल ऑर्बिट्स इंक्रीमेंटल ऑर्बिट्स थी और मून के अराउंड मल्टीपल डिक्रीमेंटल ऑर्बिट्स थी। तो अभी हमने अर्थ की ऑर्बिट्स की बात करी, अब हम सक्सेसफुली ऑर्बिट रेजिंग मनूवर कंप्लीट कर चुके हैं 25 जुलाई को। August 1 को चंद्रयान वॉज इंसर्ट इनटू ट्रांसलूनर ऑर्बिट। तो अब वो अर्थ से मून की तरफ ट्रांजिशन कर रहा था और ये कुछ इमेजेस हैं। August 5 को सक्सेसफुली वो मून की ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाता है, मून की बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। उसके बाद धीरे धीरे ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैनूवर्स अप्लाई करके हम लोएस्ट ऑर्बिट अचीव करेंगे। August 9 सेकेंड it lowers the spacecraft orbit around the moon. Or finally, if all goes as planned, anticipated lunar touchdown attempt would be scheduled on 23rd August at 5:47 p.m. Or during this attempt, spacecraft will traverse the last 30-kilometer distance to the moon surface. Agree, 30 kilometer. 10. So I hope you have watched the launch. If not, आप देख सकते हैं YouTube पे इसका पूरा launch video है. Let's hope tomorrow would be a day of success for ISRO. कल चंद्रयान 3 hopefully successful होगा. 23rd August evening 5:47. Try to watch the live telecast. इसी मिशन के साथ एक और मिशन सेम साउथ पोल टारगेट के लिए लॉन्च हुआ था, जो कि रशिया ने लॉन्च किया था। उसका नाम था लूना 25। अब रशिया सिमिलर टू अदर पावरफुल नेशंस, अदर हाई बजट स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, वो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री अपनाकर जल्दी जल्दी मून तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, उसकी टारगेट अराइवल डेट 40 डेज के बाद यानी 23rd अगस्त को थी। ऑन द अदर हैंड लूना 25 जो कि डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री अपना रहा था, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट अराइवल ट्रेवल टाइम था रफली 10 to 13 डेज। तो 10th अगस्त को लॉन्च हुआ और उसकी एक्सपेक्टेड अराइवल वाज 20 to 23rd। उसका एक लेटेस्ट अपडेट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने डिक्लेयर किया है। अनफॉर्चुनेटली वो मिशन फेल हो चुका है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। एग्जैक्ट रीज़न अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन ये है कि लूना 25 क्रैश लैंडेड ऑन द मून। तो ये इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फॉर ट्रोलिंग रशिया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रशिया ने हमारी हर एक पॉइंट पर मदद करी है। फ्रॉम आर्यभट्ट की बात करें, जो कि हमारा पहला सैटेलाइट था, उसे लॉन्च करने में रशिया ने हेल्प किया था। हमारा फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने के लिए डॉक्टर राकेश शर्मा, रशिया ने हेल्प किया था। रशिया के मिशन का ही वो पार्ट थे। तो रशिया ने हमारे हर एक ज़रूरत के टाइम पे मदद की है। इट्स नॉट द टाइम टू ट्रोल रशिया बट टू सपोर्ट देम। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्पेस इज़ अ फील्ड वेयर एवरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन हेल्प्स एवरीवन। तो अगर रशिया का कोई मिशन पास होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे पहले पहुंच गए हैं।
उसका मतलब ये है कि वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे जो हमारे मिशन में भी हेल्प कर सकता है. So let's not be negative, let's not troll Russia. It's important to support them and support all the activities that are leading to betterment of mankind through space missions. So let's hope Chandrayaan 3 एक सक्सेस हो, एंड उसका वीडियो यूट्यूब या इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएगा. फाइनली आप वीडियो देख सकते हैं. चंद्रयान 2 का एक एनिमेशन वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है जो इसरो ने पब्लिश किया था. उस एनिमेशन में आप जो भी इस वीडियो में ट्रेजेक्ट्री एक्सप्लेन की है उसको लाइव देख सकते हैं. हाउ Chandrayaan 2 launched, entered into orbit around अर्थ, फिर मून के ऑर्बिट में कैसे एंटर हुआ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, और फिर फाइनली विक्रम लैंडर को लैंड करा के प्रज्ञान रोवर से 14 डेज़ का मिशन करने का पूरा प्रोसेस क्लियरली उसमें एनिमेटेड है. तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.